हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप लोग क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर आपके लिए मात्र 25 प्रश्न है जो कि आपको हर एक प्रश्न देखना है और इसे बताने का प्रयास करना है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नागा अर्जुन कौन थे बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो देख सकते हैं। पहले सबसे आप थोड़ा सा इनके विषय में जान लीजिए कि नागा अर्जुन जो है ये एक बौद्ध दार्शनिक, जी हाँ, बौद्ध दार्शनिक थे जो कि कुषाण शासन कनिष्ठ के समकालीन जो है इन्हें माना जाता है। और उन्होंने जो है क्या कई सारे सूत्रों की रचना की, जिनमें से शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो नागा अर्जुन कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बौद्ध दार्शनिक है बी वाला, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ठीक है, वे त्रिरत्न क्या है आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो आपके हैं सही विश्वास, सही विश्वास इसका मतलब हो गया संयम दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। और सही ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और सही आचरण सम्यक आचरण। मैंने क्या क्या बोला दोस्तों, आप सभी लोग एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। सही विश्वास, ठीक है, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही विश्वास को हम लोग कह सकते हैं संस्कृत में सम्यक दर्शन, सही ज्ञान को हम लोग कह सकते हैं सम्यक ज्ञान, और सही आचरण को क्या कहेंगे? सम्यक आचरण। चलिए, ऑप्शन नंबर चौथा वाला आप सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा था प्रश्न ये। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, 21 अप्रैल। जी हाँ, 21 अप्रैल था। अब सन आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, कौन सा सन आपको सही लग रहा है? जी हाँ, सन 1526 ईस्वी में, सन 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। और यह जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था, और बाबर के पास जो है बहुत सारी सुविधाएं थी युद्ध लड़ने के लिए, इसीलिए वो इस युद्ध में विजयी हुआ। उसके पास कई सारे तोप खाने भी थे जो कि आश्चर्यचकित करते थे अन्य राजाओं को उससे लड़ने में। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों को यहाँ पर हर एक प्रश्न ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा नदी की सहायक जो तुंगभद्रा नदी है, इस तट पर हरिद्वार प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने जो है सन 1326 ईस्वी में जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो कृष्णा नदी आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। देखिए, चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्त्रियों की दशा जो है बहुत अच्छी नहीं थी, और विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। और इस काल में जो है दोस्तों स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुछ लोगों का मानना है बहमनी साम्राज्य और कुछ लोगों का मानना है चोल साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य भी यहाँ लोग कुछ लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में
सम्मान प्राप्त था और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और उनको जो है राज्य की सेवा में भी स्थान प्राप्त था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त जो है शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पायस के अनुसार जो है कुश्ती लोकप्रिय खेल था और यह पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से प्रचलित था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो विजयनगर बी वाला है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ की गई थी और ये आपका सन 1786 से, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, सन 1786 से 1793 ईस्वी तक ये सेवा जो है मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन, पहले आप लोग ध्यान में रखिए, सन 1882 ईस्वी की बात है। किस सन की बात है? सन 1882 ईस्वी की। ठीक है, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में, जी हाँ, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। भारत किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड रिपिन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था 1882 ईस्वी में, 18वीं सदी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है सन 1856 ईस्वी में, जिसे अधिनियम यक्स भी और 1856 भी कहा गया, जो कि 26 जुलाई सन 1856 को लागू हुआ, जिसे जो है लॉर्ड किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड ऑकलैंड या कैनिंग या मेटकॉफ के द्वारा पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो सन 1856 ईस्वी में लागू किया गया और 26 जुलाई डेट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ मिलकर जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई हो तो इसको यदि कोई रोक सकता है तो वो कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या आपके भारत के महान्यायवादी? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें राष्ट्रपति को जो है किसी भी अपराध के लिए जो है दोष सिद्ध ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का जो है अधिकार उसे प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसके पास इतनी पावर होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए प्रधानमंत्री से बड़ा पद राष्ट्रपति का माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे ऐसे ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो कि प्रधानमंत्री के अंडर नहीं आते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का अधिकार प्रधानमंत्री से उच्च होता है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि जो है 1 माह की होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो है टाई की स्थिति में जो है किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है? आप सभी को लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो लोकसभा में मतदान करते समय जो है टाई मतलब मत बराबर होने पर की जब स्थिति होती है तो स्पीकर मतलब स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है। यदि बात करें ये सब नियम कहां से पारित होता है तो अनुच्छेद 100 के भाग ए से। ठीक है, अनुच्छेद 100 के भाग ए से जो है प्रत्येक सदन की बैठक में जो है संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि लोकसभा में मतदान करते समय टाई हो जाए, ठीक है, मतदान टाई हो जाए तो उस समय कौन टाई मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, यदि मतदान करते समय दोनों तीनों पक्ष जितने भी पक्ष हैं टाई हो जाए बराबर हो जाए तो उसमें जो है फिर किसे वोट डालने का हक होता है। तो ये अनुच्छेद 100 के तहत भाग ए में कहा गया है। इसके बाद स्पीकर जो है वोट डाल सकता है और वो फिर जिसे वोट देगा वो पार्टी जीत जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर माउंट नाग टिप्पा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट नाग टिब्बा ये आपका हिमालय का पर्वत शिखर है, ना कि हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर। बाकी तीनों आपका यहाँ पर माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी ये सब जो है हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर की श्रेणी में आते हैं और माउंट नाग टिब्बा जो है ये आपका हिमालय पर्वत की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पीर पांचाल पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम घाट है पर्वत पठार। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है एंडीज पर्वत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी और विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 7200 किलोमीटर फैली है। कितना? 7200 किलोमीटर। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि आपकी लगभग 6960 मीटर की है, 6960 मीटर। चलिए और आप सभी लोग एक चीज और बता दीजिए कमेंट करके, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट किलिमांजरो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित जो एक ज्वालामुखी है, लगभग वो 5895 मीटर, कितना दोस्तों? 5895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय पर्वत है और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी स्वंकु जिसे हम लोग कीबो लगभग 5895 मीटर है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। तो आपका यहाँ पर जो राइट हो जाएगा सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो तनामी रेगिस्तान जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि 1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 1,84,500 वर्ग किलोमीटर। तो हम किलोमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इसको हम किलोमीटर का स्क्वायर यदि लिख दिए तो इसका मतलब वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? आप सभी लोग देखिए, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली या सेवाएं या विनिर्मित, यहाँ पर थोक व मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग एक छोटा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए। भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है उसमें आपका प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद, मैंने क्या क्या बताया, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन व बिजली, और क्या बताया मैंने आपको, विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, ये तीनों चीजें आती हैं जो कि आपके थोक मूल्य सूचकांक के घटक है। तो पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने पहला, दूसरा और चौथा बोले तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और भारत में जो है इन नीतियों के निर्माण के तहत जो है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आपका क्या आता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आय कर, संपत्ति कर और निगम कर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आय कर, देखिए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जिसमें आपका क्या शामिल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में आय कर, संपत्ति कर और निगम कर, ये तीनों कर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर है? तो मैंने प्रत्यक्ष कर के बारे में बताया, आय कर, संपत्ति कर और निगम कर। आय कर, संपत्ति कर और निगम कर ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, जबकि सेवा कर जो है ये भारत के अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सेवा कर के साथ यदि और बात करें अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में, तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में उत्पादन कर आएगा, आयात कर आएगा, मूल्य वृद्धि आएगा, कर और सेवा आएगा, सेवा कर जो कि आपका ऑप्शन में दिया है। चलिए, भारत में आयकर को कहा जाता है, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में आयकर को जो है प्रत्यक्ष और प्रगामी भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष और प्रगामी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं मिठाइयों, चूड़ियां, कांच की वस्तुएं या तालू? तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए और पीलीभीत खड़ाओं के लिए। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलीगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है तालों के लिए। ठीक है, ताले यहाँ पर आपको बहुत ही अधिक मात्रा में इसके कारखाने दिखेंगे। और फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच के उद्योग के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए। और पीलीभीत आप सभी को पता होना चाहिए, पीलीभीत कढ़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। सहारन की बात करें, सहारनपुर की, तो यहाँ पर काष्ठ व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिठाइयों की बात करें तो कलकत्ता में जो है रसगुल्ला बहुत ज्यादा वायरल है, फेमस है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला जो है ये धातु कला मतलब विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियां जो होती है और रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मैंने मुरादाबाद बताया, तो आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो है मथुरा में स्थित है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे यूपी में ये एकमात्र ऐसा शहर है जो कि तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।